स्वामी जी, जैसे आप अपनी कुटिया में अकेले रहते हैं, कभी किसी इंसान की लाइफ में जैसे कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कभी वो बीमार पड़ जाए या कभी ज़रूरत पड़ती है कि इंसान की वो अकेला फील करता है, तो क्या कभी आपको फील नहीं होता ऐसा कि कभी मेरे साथ भी कोई ऐसा हो इंसान की जो मेरे लिए 2 वक्त की रोटी बना दे, मुझे प्यार से कंपैशन करे? तो बिल्कुल ये जो आपने बात कही है एकदम जेन्युइन बात है। अगर कोई इंसान कहे कि ऐसी मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आती हैं तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि इस तरह के फीलिंग्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, मैं अंदर से काँप जाता हूँ। क्योंकि केवल किसी का साथ हासिल करना ये सोचने से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ता है और सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं अपने लाइफ की किसी भी चीज़ को सेक्रीफाई नहीं कर सकता किसी का साथ पाने के लिए, और यही कारण है कि मैं दृढ़ निश्चय के साथ तय किया हूँ कि मैं अपने सफ़र में खुद चलता रहूँगा। तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, कभी कभी अकेलापन भी। 24 घंटे में ऐसा नहीं कि हर इंसान हमेशा ऑक्यूपाई रहेगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे, कभी कभी मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ, कभी किताबें पढ़ लेता हूँ, कभी मैं टहलने निकल जाता हूँ। ठीक, रूम साफ़ करना, किचन में खाना बनाना सब मैं खुद करता हूँ। तो ऑलमोस्ट दिमाग इंगेज रहता है अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में। कभी कभी होता है, लेकिन वो कभी कभी का जो ख्याल है ना, उसको फुलफ़िल करने के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगाना, वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इससे पता लगता है कि स्वामी जी बहुत सख्त है अपनी लाइफ में। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो बात करना नए नए लोगों से, और बात करने से बहुत कुछ हमें जानने को सीखने को मिलता है। दूसरा म्यूज़िक। चंचला मन चंचला मन चंचला मन नित रामु जपा कर, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सच अ मेलोडियस, सच अ हनी टू आवर ईयर्स। आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद है, नए नए लोगों से मिलना। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप कैसे पता करते हैं कि ये इंसान आगे बात करने लायक है कि नहीं? मतलब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि इंसान में कि ये अच्छा है, ये बुरा है? नहीं, हम ऐसे तो इतना क्षमता नहीं है कि किसी को जज कर सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, इतने सारे अनुभवों से गुजरने के बाद, कि हर इंसान की तरह दूसरा इंसान होता है। उसके संस्कार, उसकी जो सोच है, उसके अंदर का जो एक ना रिफ्लेक्शन है। और जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारी शक्ल दिखती है। उसी तरह भीड़ में जब आप गुजरते हैं, कभी गेट टुगेदर आप लोगों से मिलते हैं, तो उन 100 लोगों में से कोई एक होता है जो आपके पास आकर के मुस्कुराता है, हेलो करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसने आपके भीतर अपनी झलक देखी है। तो जब इस तरह का अनुभव होता है और आपको एक तरह से रिफ्लेक्शन मिलता है किसी के साथ, तो आप उसे बात करना चाहते हैं। और ये भी समझ में आ जाता है कि इस आदमी से ना ये नंबर गलत डायल हो गया, निकलो यहाँ से। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। चलो, तो जैसे आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जैसा आप कहते हैं, तो 100 लोगों के बीच में जो एक इंसान आपकी तरफ मुस्कुरा के जाता है, तो कभी ना कभी तो इंसान फील करता ही है कि क्यों, आखिर इसने, एक इंसान ने मेरी तरफ क्यों मुस्कुराया? तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया, मतलब अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया? कभी कोई ऐसा किस्सा? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि एक जो आकर्षण का सबसे बड़ा कॉज होता है ना, वो होता है स्त्री और पुरुष का एक विपरीत लिंग में होना, देह में होना। एक स्त्री का स्त्री से आकर्षण जब होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन नहीं देते हैं। पुरुष मित्र होते हैं, उसको नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन आप एक पार्टी में गई हैं और अचानक आपके इर्द गिर्द 4-5 लोग आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 4-5 लोग महसूस कर रहे हैं कि आप बात करने लायक है, आप उनको समझ सकती हैं, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप भी पसंद करेंगी। तो सब लोग देखते हैं कि एक लड़की के इर्द गिर्द 4-5 लड़के हैं, या एक लड़के के इर्द गिर्द 4-5 लड़कियाँ हैं। तो ये जो है, जो बातचीत हमारा होता है, वो हम जो रूढ़िवादी लोग हैं, संकीर्ण लोग हैं, उनको लगता है कि बस एक लड़की की लड़का बात करें तो आपस में एक दूसरे को सेट कर रहे हैं।
बाद में वो शायद शादी कर लें, बाद में वो फिजिकल रिलेशन में आए हैं, बाद में वो लिविंग रिलेशन में रहें, ऐसा नहीं है। इन सब के बियॉन्ड ना एक मन का अपना धरातल होता है, जहाँ पर आपको ना बात करके कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सुकून मिलता है, कुछ लगता है कि यार कोई मेरे को समझ रहा है। और जब ये महसूस होता है कि मुझे कोई समझ रहा है, तो ये महसूस होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर आप अपना दुख सुख, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करते हैं, और फिर आपको ना एक निराशा के दौर में एक उम्मीद दिखती है कि हाँ कोई, देखिए किसी की प्रॉब्लम को कोई नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम कोई सुनता है ना, तो उतने से ही आपको हौसला मिलता है कि कम से कम हमारे मन को कोई समझ तो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसानी तौर पर इतना ही कर सकते हैं कि किसी को सुन लें, और मुझे लगता है केवल सुनने से भी उसके तकलीफ़ों में काफ़ी कुछ कमी आ सकती है। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारी स्थिति ऐसी दिखती है लोगों की ज़िंदगी की कि लोग ना अकेला इतना महसूस करते हैं कि ना उनको कोई समझने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अब जैसे मैं हूँ, पब्लिक फिगर की तरह मैं काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं किसी एक के साथ ना बहुत पर्सनलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 500 लोग, 50 लोग, 100 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं कि सबके साथ बहुत पर्सनल मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई उनमें से मुझे सुनना चाहता है या मुझसे कुछ बात करना चाहता है, तो थोड़ा थोड़ा समय सबके लिए दे दो, उतने में लोग खुश हो जाते हैं। तो बाबा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ सुनने से ही इंसान अच्छा फील करता है, तो ऐसा भी कई बार होता है कि सिर्फ आपकी चुप्पी से भी इंसान कई बार सोचता है कि ये कितना कोल्ड हार्ट पर्सन है, कि ये सुनी जा रहा है, अपना कोई व्यू नहीं दे रहा, मतलब मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, देखिए जब आप सुनते हैं तो आप रिप्लाई भी करते हैं, और केवल सुनना फिर वो रिलेशन कट हो जाता है, क्योंकि आप किसी से कहे जा रहे हो हाँ, आपको समझ में आ जाता है आदमी न कुछ कह सकता है हमारे बातों के ऊपर, न कुछ समझ सकता है, तो फिर आप उससे किनारे हो जाते हैं। तो सुनने के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है, और आदमी वहीं बोलता है जहाँ से उसको सुनने के लिए भी मिलता है। जी। तो अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। शिक्षा के बारे में बताऊं तो मैं बीकॉम किया, 2009 में कंप्लीट किया विश्वविद्यालय गोरखपुर से, और उसके बाद मैं कम्प्लीटली स्पिरिचुअल स्टडी के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में रहा। जैसे चिन्मय मिशन का गुरुकुल है एक सांदीपनी हिमालय धर्मशाला में, वहाँ मेरा 2.5 ईयर का वेदांत का कोर्स था, जिसमें उपनिषद, भगवद गीता, रामायण ये सब पढ़ाया जाता है। फिर वहाँ से मैं योग पढ़ने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा चला गया। फिर वहाँ पढ़ाई ख़त्म हुआ तो फिर मैं लोनावाला में एक कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ाई किया। और सबसे मेरे लाइफ का बेहतरीन जो टाइम था ना, वो ये था कि मैं 2015-16 में 2 साल एक म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके हॉस्टल में रहना, मेस में खाना खाना, और अपने से 10 साल छोटे बच्चों से उनके साथ मिल करके, बैठ करके, उनके साथ वक्त बिता करके क्लासरूम में पढ़ना लिखना। तो ये जो यूनिवर्सिटी का जो मेरा लाइफ था अभी 2015-16 का, इसमें मैं महसूस किया कि मैं 10 साल और छोटा हो गया हूँ। क्योंकि होता क्या ना, आप बूढ़े क्यों होते हैं जब आप उस तरह के माहौल में होते हैं, और जब यंग एज में आप रहते हैं ना, तो आपके दिमाग पर, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो सब ट्यून हो जाता है जिस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं जी। तो वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा था, जहाँ पर केवल एक ऐसा साधु था जो भगवा कपड़े में घूम रहा है कैंपस में। और इंटरेस्टिंग स्टोरी, म्यूज़िक जो है बहुत अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है। मतलब आपको कोई अच्छे से गा के सुना देना तो कई बार आपका दिल जीत लेता है। अच्छा, हमारे यूनिवर्सिटी में जहाँ हम पढ़ाई किया वहाँ पे ड्रामा था, डांस था, वोकल था, इंस्ट्रूमेंट था, और इनमें गर्ल्स बॉय सब साथ पढ़ते थे। एक वहाँ PhD करने वाली स्टूडेंट है, उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो वैरागी हैं और आ गए हैं गंधर्व लोक में जहाँ अप्सराएं हैं, तो यहाँ आ तो गए और निकल नहीं पाओगे। तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरे जीवन का बहुत बड़ा ये सौभाग्य रहा, भगवान की कृपा। मैं फेक बात नहीं कर रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं वहाँ अपना जो टाइम पीरियड है रहूँ और मैं कहीं किसी से अटैच ना हूँ। क्योंकि देखिए, एक हफ्ते आप किसी के साथ रहते हैं ना तो आप अटैच नहीं होते हैं, लेकिन जब आप 1 साल 2 साल आप रहते हैं एक ही जगह पर, वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं रहता, तो कहीं एक जगह मन अटक जाता है। और जब अटक जाता है तो बातचीत करते हैं, फिर आप फैमिलियर होते हैं, फिर आपके इमोशंस भी बिल्ड हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सोच लेते हैं कि यार इतना अच्छा साथ मिला है, कोई आपको अटेंशन दे रहा है, प्यार दे रहा है, इज्जत कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो फिर हाँ फिर ऑप्शन है। फिर तो मेरे को मतलब इसी से बचना था और मैं सच्ची बच गया। तो ये भगवान की कृपा है। बाकी 1 हफ्ते के साथ में ना मुझे डर नहीं है। जब कभी 1 साल 2 साल कहीं रहना होता है वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है। और लाइफ का जो भी अभी तक मेरा लंबा लिविंग था, लिविंग ही बोलेंगे ना, हाँ जी। तो
क्योंकि लिविंग और लिविंग दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग तो मैं लिविंग जो था मेरा, तो अभी लॉन्ग टर्म लिविंग ख़त्म हो गया है। रहन सहन बोल लीजिए। हाँ, रहन सहन लोग बहुत गलत मतलब निकाल देते हैं कई बार। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हिमाचल के जो हिल स्टेशन है बैजनाथ, वहाँ पे रह रहा हूँ, और कोशिश ये रहती है कि जो यंग एज है उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनको बस एक बात के लिए इंस्पायर करें कि देखो एक्सट्रोवर्ट लाइफ में आपको जो चीज़ें पसंद आती कीजिए, करिए, रहिए, लेकिन अपने साथ इंट्रोवर्ट होकर के भी थोड़ा खुद को समझिए, जानिए, क्योंकि जब खुद को भीतर से आप जानेंगे, समझेंगे ना, तो बाहर की परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य आपको भीतर से मिलेगा। होता क्या है कि सडनली हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, डिफ़िकल्टी आ गई, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, या कोई आपको बुरा बोल दिया, या कोई आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ निकल गया, तो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं अपने जीवन में अकेला करूँगा क्या। तो जब आप भीतर से जानते हो तो आपको ये भी पता होता है कि दुनिया में हम अकेले आए, अकेले जाएंगे, और कर्म के अनुसार व्यक्ति का मिलना होता है, बिछुड़ना होता है। जीवन में कई बार ऐसा आपका भी अनुभव रहा होगा और हमारा भी अनुभव है कि जीवन में कोई ऐसा आता है ना सपने की तरह, और आके बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ दे जाता है, और ऐसे वो निकलता है कि लगता है कि ये था कि नहीं था। तो इन सब अनुभवों से हमको ये सीख भी लेनी है कि जब कोई आए तो उसका स्वागत करिए, उससे जो कुछ मिलता है आप लीजिए, दीजिए, और जब वो जाए ना तो चीखिए, चिल्लाइए, तड़पिए मत। आप ये समझिए कि आगे इसके साथ मेरा कुछ लिखा नहीं है, कुछ होना नहीं है, और मेरे लिए कोई और बैठा है जहाँ मुझे पहुँचना है, या वो मेरे तक आएगा, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। और यही फैक्ट है, ये बच्चे के साथ भी है, पति के साथ भी है, बॉयफ्रेंड के साथ भी है, प्रोफेशन में भी। आप एक जॉब से अगर निकाल दिए जाते हैं तो ऐसा मत सोचो कि आपका नौकरी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हो सकता है कि आपको इसीलिए निकाला गया कि आप फाइट करेंगे और उससे बेटर आपको ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह सकारात्मक होकर के हम जिएँ तो फिर तकलीफ़ें नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम भीतर से ना समझदार नहीं होते हैं, और परिस्थितियों को लेकर के ना ऐसे पजल हो जाते हैं कि जो सामने सिचुएशन आया है सोचने लगे, सोचते ऐसे सोच कि उसमें भावर में हम घुस जाएंगे ना कि फिर समझ में आता है कि यार अब क्या करूं, और फिर कोई छत से छलांग लगा देता है, कोई पंखे से लटक जाता है। और आप सोचो कि जो ये सुसाइड करते हैं, मम्मी पापा 18-20 साल तक आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, दोस्त यार कितना आपको चाहने वाले होते हैं, कई बार शादीशुदा लोग भी जो है ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो ये क्यों उठाते हैं? इसका दो ही कारण है। एक तो वो अपने ज़िंदगी में किसी को मेंटर नहीं रखे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जीवन में कोई ऐसा चुनिए जो आप उसे सलाह दे सके, उससे आप हर बात कह सकें, और समझदार वो हो, आपके मैच्योरिटी लेवल का नहीं हो, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो। और दूसरा, ज़िंदगी में एक मित्र होना चाहिए। ये मैं बहुत जोर से बात कहता हूँ। वो ज़रूरी नहीं है कि मित्र ही हो, पति भी मित्र हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बेटा, भाई, पिता, मम्मी, कोई आपको मित्र के रूप में नहीं नज़र आए। वो मित्र ऐसा होगा जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आपको समझेगा, आपको सलाह देगा। और लोग समझते हैं ना कि मित्र मतलब कि एक लड़की लड़का मित्र है। तो जो हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो थॉट्स है कि लड़का लड़की मित्र है तो कुछ उनके साथ होगा, इमोशनल होगा, फिर फिजिकल होगा, ऐसा नहीं है। मित्र मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस वो आपकी खुशी के लिए ना आपको साथ देता है, कुछ नहीं चाहिए उसको। आजकल तो ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बहुत मिल जाते हैं जिनके साथ आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। आई डोंट नो, हमें भी काफ़ी ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं खुल के, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन में क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ। बहुत सारी बातें आपके सुनने के बाद ना आपके वीकनेस को समझ करके और उसी को हथियार बना के आपको वो थ्रेट करना शुरू कर सकते हैं, या आपको ना आपको वो किसी दूसरे रास्ते की ओर मूव करना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है उसमें प्रोफेशनल अप्रोच पे तो बहुत अच्छा है। जैसे आप मॉडल हो, मॉडलिंग एजेंसी चलाती हो, या डिज़ाइनर हो, या मैं ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ, या फिर मैं अपने स्पिरिचुअल डिस्कोर्स कर रहा हूँ, तो उसके प्रमोशन के लिए तो अच्छा है कि आपने कंटेंट डाल दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से वो टारगेट आपको मिल गया, ऑडियंस मिल गया। लेकिन पर्सनल लाइफ की बातें आप शेयर करते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि आपके साथ चीट हो रहा है। ठीक, तो आप शुरुआत करिए ऑनलाइन, लेकिन जब तक आप लाइव मिलते नहीं हैं तब तक बहुत बिलीव मत करिए उस शख्स पर और उस अकाउंट पे। तो ये सावधानी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ना, बहुत सारे अंकल लोगों को वो सुंदर सुंदर प्रोफाइल से लड़कियां जो है बिना वीडियो कॉल के, कभी कभी तो वीडियो कॉल भी कर लेती हैं, और बिलीव हो जाता है, फिर वो 10,000 50,000 लेती हैं, और डेट फिक्स होता है कि अगले महीने मिलेंगे, पैसा अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता जाता है, और वो सोचते हैं कि चलो कभी तो मिलेगी जब इसको देंगे। हाँ,
तो गिव एंड टेक अप्रोच से पता चलता है 1 लाख रुपये दे चुके हैं और उसका ब्लॉक करके निकल गए। मे बी आई वॉज लकी इनफ, मुझे जेन्युइन पर्सनैलिटीज़ मिली 1-2 जितनी भी अच्छी थी, बट फिर भी सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं सबके ऊपर डाउट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारा स्वविवेक होना चाहिए कि हम जब भी कोई बात शुरू करें तो देखें कि वो जिससे शुरू कर रहे हैं बात, जिससे कह रहे हैं अपनी बात, वो आदमी कितना जेन्युइन है। तो बहुत गंभीर सवाल हो चुके हैं अब, तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये पर्सनल क्वेश्चन है। आपको हिमाचल में रहते हो काफ़ी टाइम हो गया वैसे, तो आपको हिमाचल का सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ की अप्सराएं, यहाँ का खाना या यहाँ का मौसम? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा और खाना अच्छा लगा, साथ में ना हिमाचली लोगों का जो दिल है, जो जीवन है, बहुत शांति उनमें है और बहुत बहुत ना शांति प्रिय लोग हैं। मतलब वो मारपीट, झगड़ा, लफड़ा इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझते। वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत थोड़े संसाधन में भी सुखी रहते हैं। मतलब आप देखिए बड़े शहरों में आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है लेकिन उसकी हालत ख़राब है, और यहाँ 5,000 रुपये कमा करके लोग खुश हैं। तो मुझे एक बात यहाँ की सबसे अच्छी लगी कि मितव्ययी जीवन, मतलब कम खर्च करके भी सुखी जीवन जिया जा सके। और पहाड़ की अप्सराएं तो होती हैं लाजवाब, ठीक है, लेकिन चूंकि अप्सराओं को लेकर के मैं पॉजिटिव नहीं हूँ और उस पर टारगेट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मेरे कुटिया में जहाँ मैं रहता हूँ बैजनाथ में, आसपास सब लोग जानते हैं कि वही लोग मुझसे बात करते हैं जो खुद आता है। जितनी बात करते हैं उतनी मैं रिप्लाई करता हूँ। बहुत ज़्यादा जो लोकल बिल्डअप होता है ना, रिलेशन या संपर्क, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई जेन्युइन बात कर रहा है तो रिप्लाई करो, अदरवाइज़ क्योंकि अप्सराएं जो है ना बाबाओं को ले डूबती हैं। जितने लोग अभी अंदर गए हैं, आपको पता होगा, नाम किसी का नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग जेल में गए हैं, आरोप लगे हैं। तो उसका कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं औरत का चक्कर होता है। और मैं बताऊं आपको, एक खुल के बताऊं, किसी स्त्री के साथ संबंध में मित्र के भाव से जुड़े रहना, चीज़ों को शेयर करना, इसमें दोष नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई रंग रूप की आकृति आपको भीतर तक ना आकर्षित कर लेती है और फिर आप उसको बला पाने की कोशिश करते हैं या उसको खरीदने की कोशिश करते हैं या उस पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे वो आम इंसान हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो बाबा हो। देखिए सब लोग ये काम करते हैं, ठीक है, पैसे दे करके या बलपूर्वक। आप देखो, ये तो छोड़ो, प्रेमी भी ऐसे करते हैं। हाँ, पहले वो प्रेम की जाल में फंसाएंगे, फिर धीरे धीरे आप उनके करीब आ जाएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं होंगे तो पता चलेगा कि आपके कन्वर्सेशन को बेस बना के, कभी पिस्टल लगा करके, हाँ, आप ही को ब्लैकमेल करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आप ब्लैकमेल कर रहे हैं या जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आप देखिए, अभी फरीदाबाद में एक मुस्लिम जो लड़का था, वो किसी लड़की को पसंद करता था, फॉलो करता था, वो लड़की उसको अटेंशन नहीं दे रही थी, उसने सरेआम चौराहे पे गोली मार दिया। तो कभी कभी लड़के तेजाब फेंक देते हैं। मुझे घिन आती है कि ये प्यार है कि प्यार के नाम पर इनके दिमाग का एक साइको प्रॉब्लम है, बीमारी है। तो चूँकि प्यार की बात शुरू हो गई है, पता नहीं कहाँ से लिंक हो गया है। चूँकि प्रेम बहुत सुंदर विषय है और प्रेम को लोग अभी केवल देह के मिलन से जोड़ कर देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग शेयर किए हैं बात की, बहुत अच्छा हमारा ट्यूनिंग था, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में आ गए, फिजिकल हो गए, तो उसके बाद जो है मोह भंग हो गया, हाँ, आकर्षण खत्म हो गया। तो फिर क्या बीच का रास्ता है? तो आप जब तक किसी को दिल से नहीं समझते हैं कि वो आदमी जेन्युइन है, वो आदमी आपके भीतर को चाहता है, वो आपके जिस्म को नहीं चाहता है, फिर तो उस आदमी को आप जीवन में स्थान दीजिए। लेकिन जो आदमी केवल आपके लुक की वजह से आपकी तरफ खींच रहा है, फिर वो आदमी आपको ना लंबा साथ नहीं दे पाएगा। बस यही बात ध्यान रखिए कि जो आपकी आत्मा से प्यार करे, जो आपकी खूबियों से प्यार करे, वो आपको हमेशा प्यार करेगा। और जो आपके चेहरे के आभा मंडल से, रंग रोगन से प्यार करे ना, वो आदमी कभी भी छोड़ देगा जिस दिन आपकी शक्ल, हुलिया, शरीर का जो ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। और शरीर का ढांचा जो हमको मिला है ना, आज हम सब सुंदर हैं, लेकिन कल भी सुंदर रहेंगे, कल भी हमारा ये स्ट्रक्चर इसी तरह खूबसूरत नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, चेहरे का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, हाथ का शेप बिगड़ सकता है। मतलब कुल मिला के ये जो बातें हम कर रहे हैं बहुत काल्पनिक बातें हैं। आजकल की स्थिति में ये हो जाए, कोई आपके रूह को चाहे, ऐसा बहुत कम होता है। और दूसरा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम करने के पहले ना थोड़ा सा
एलिजिबिलिटी के बारे में, उसकी योग्यता है कि नहीं। अब रोड से आप मजनू से प्यार करोगे तो आप वही से वो सामान मांगेंगे, आप वही से वो पेमेंट कराएंगे, ठीक है। तो योग्यता होनी चाहिए और लालची नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखा जाए। तो इन द एंड एक आत्मिक प्रेम को ज़्यादा जोर दिया गया है मतलब बाबा जी द्वारा। तो इस कॉन्वर्सेशन को हम ख़त्म करते हुए I will wish you all the best for your life, successful future, and I hope कि आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, and all the best. God bless you.